नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग उच्चतर माध्यमिक कक्षा यानी कि इंटरमीडिएट का व्यवसाय अध्ययन विषय पढ़ रहे हैं। इस विषय के वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं आप लोग को चाहूँगा कि अगर आप लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और साथ साथ नोटिफिकेशन जो बेल आइकन होता है इसको भी दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, और आप लोगों के साथ मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करूंगा जो कि है 7895860757 और हमारा इंस्टाग्राम आईडी जो कि है शिक्षा सबको। तो इन सब माध्यमों से आप हमको मैसेज के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी जो भी परेशानी होगी उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे और साथ में आप लोगों से एक बार फिर वो अनुरोध रहेगा कि आप लोग अपने जानने वाले अपने दोस्त जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों उनके साथ हमारे इन वीडियोस को और हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिए। हम लोग मॉड्यूल 8 पढ़ रहे हैं जिसका शीर्षक विपणन प्रबंध या जिसको इंग्लिश में मार्केटिंग मैनेजमेंट बोलते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग पाठ 20 पढ़ रहे हैं। पाठ 20 का शीर्षक है विपणन मिश्र यानी कि मार्केटिंग मिक्स। तो बेसिकली इसमें हम क्या देख रहे हैं कि मार्केटिंग के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं, कौन कौन सी चीज़ों को लेकर मार्केटिंग हम करते हैं, मार्केटिंग क्रिया किस प्रकार से की जाती है। ठीक है, तो पिछले जो वीडियो था उसमें हमने इसके बारे में बात की थी, विपणन मिश्र के बारे में जाना था, जिसमें कि उत्पाद, मूल्य, स्थान और प्रवर्तन ये 4 चीज़ें होती हैं जिसको कि आप 4 P's के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, ये मार्केटिंग के 4 P's हैं। पहला P क्या है? पहला P है प्रोडक्ट। ठीक है, पहला P है प्रोडक्ट, दूसरा P है प्राइस, तीसरा है प्लेस और चौथा है प्रमोशन। ठीक है ना, तो 1, 2, 3 और 4, तो ये चारों मिलकर 4 P's कहलाते हैं। मार्केटिंग के 4 P हैं जिसके के ऊपर पूरी मार्केटिंग आधारित होती है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम जो लास्ट में बात कर रहे थे उत्पादों के वर्गीकरण की बात कर रहे थे। ठीक है, उत्पादों के वर्गीकरण के अंतर्गत हम लोगों ने देख लिया था कि उत्पाद का वर्गीकरण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो उत्पाद का वर्गीकरण हम सीख रहे थे, उत्पाद के वर्गीकरण की बात कर रहे थे। तो उत्पाद के वर्गीकरण में हमने देखा था कि किस प्रकार से हम उत्पादों का वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने जो पिछला वीडियो था उसमें पढ़ लिया था कि उपयोगिता के आधार पर हम वस्तुओं को 2 श्रेणियों में बांट सकते हैं। एक होती है उपभोक्ता वस्तुएं और दूसरी होती हैं औद्योगिक वस्तुएं। उपभोक्ता वस्तुओं को भी हम 3 प्रकार से फिर फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं, सुविधा वस्तुएं, क्रय योग्य वस्तुएं और विशिष्ट वस्तुएं। ठीक है ना, और औद्योगिक वस्तुएं भी कच्चे माल, मशीनरी, पुर्जे और प्रचालन आपूर्तियों के आधार पर हम इनको बांट सकते हैं। ये बात हमने कर ली थी पिछले वीडियो में। आज हम जो बात करेंगे वो हम करेंगे टिकाऊपन के आधार पर हम किस प्रकार से जो उत्पाद है उसका वर्गीकरण करते हैं। तो टिकाऊपन के आधार पर मतलब उसकी ड्यूरेबिलिटी के आधार पर कि कितना लंबा चलेंगी वस्तुएं, उसके हिसाब से हम उसको 2 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला वर्ग होगा टिकाऊ वर्ग और दूसरा होगा गैर टिकाऊ। ठीक है ना, तो जो टिकाऊ वर्ग है उसमें जो वस्तुएं सम्मिलित होती हैं वो ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसको कि आप लंबे समय तक जिसका उपयोग करते हो। ठीक है ना, उसका उपयोग आप लंबे समय तक करते हो। तो लंबे समय तक आप उपयोग करते हो कैसे? जैसे कि ये फ्रिज है, फ्रिज का उपयोग आप एक बार फ्रिज ले लेते हो तो फ्रिज कम से कम आपका 5-10 साल आराम से चल जाता है। अगर उसमें परेशानी ना आए तो 5-10 साल तक आप उसका उपयोग करते हो। तो ये एक ऐसी वस्तुएं हो गई, ये टिकाऊ वस्तुएं हो गई। ठीक है ना, फ्रिज हो गई, कार हो गई, कपड़े धोने की मशीन हो गई, ये सब चीज़ें टिकाऊ वस्तुएं कहलाती हैं। और ये जो वस्तुएं होती हैं ये इनको बेचने के लिए जो सेलर होते हैं, जो व्यवसायी होते हैं या जो मार्केटर या विपणी हैं उसको बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है। ठीक है ना, और इसलिए और इसके साथ साथ इसमें ये फ़ायदा भी होता है कि इसमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है। इसका जो लाभार्जन औसत जो होता है वो औसत से अधिक होता है। इसमें लाभ कमाने के आपको ज़्यादा मौके हैं, लेकिन उसके लिए आपको ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है। इसमें कई बार व्यक्तिगत विक्रय इसके अंतर बहुत बड़ा रोल निभाता है। ठीक है, दूसरे प्रकार की जो वस्तुएं हैं जो कि गैर टिकाऊ कहलाती हैं, ये वो वस्तुएं हैं जिनका कि उपयोग आप साधारणतः एक बार में ही कर लेते हैं या फिर 2-3 बार से ज़्यादा ही वो नहीं चल पाती हैं। ठीक है ना, कुछ बार प्रयोग करने के पश्चात वो समाप्त हो जाती हैं। ये कहलाती हैं गैर टिकाऊ वस्तुएं। इसमें क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं? जैसे दूध हो गया, साबुन, नमक, अचार, चटनियाँ। ठीक है ना, जैसे ये दूध है तो दूध का आप क्या यूज़ करते हैं? दूध को आप बहुत लंबे समय तक तो यूज़ कर नहीं पाते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए एक ऐसी वस्तु कहलाएगी गैर टिकाऊ कहलाएगी।
ठीक है। तो टिकाऊपन के आधार पर हमने पढ़ लिया कि दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं, टिकाऊ और गैर टिकाऊ। जो टिकाऊ वस्तुएं हैं उसको आप बहुत लंबे समय तक उपयोग में लाते हैं, उसके अंदर जो ग्राहक जो सेलर होता है उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है बेचने के लिए, टिकाऊ वस्तु में, ठीक है। जो गैर टिकाऊ वस्तुएं हैं उसको बेचने के लिए ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसको आप शीघ्रता से ही इसका उपभोग कर लेते हैं और इसको आप बार बार खरीदते हैं, ठीक है ना। तो इन वस्तुओं को साधारणतः क्रेता की सुविधा के लिए उत्पादक बड़ी संख्या में फुटकर विक्रेताओं के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी संख्या में उपलब्ध कराई जाती है, ठीक है। अब जो अगली श्रेणी है वो है मूर्त रूपता के आधार पर। तो इसके आधार पर आप वस्तुओं को दो प्रकार से बांट सकते हैं। एक तो होती है मूर्त, जिसको जो कि वस्तुएं आ गई, उसको आप उत्पाद को बांट रहे हैं, ठीक है। दो भागों में उत्पाद को बांट दिया मूर्त रूपता के आधार पर। एक होती है मूर्त उत्पाद जो कि वस्तुएं कहलाएंगी, और दूसरे होते हैं अमूर्त उत्पाद जो कि सेवाएं होती हैं। जो पिछला क्लास 10 में कक्षा 10 में हमने देखा था कि किस प्रकार से आप वस्तुओं और सेवाओं के बीच में विभेद कर सकते हैं, डिफरेंसेस कर सकते हैं, ठीक है ना। वस्तुएं जो होती हैं उनको आप स्टोर कर सकते हैं, सेवाओं को आप स्टोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वस्तुएं आप जहां बनाते हैं वहां पर अगर उसको आप अधिकतर आप उसको वहां पर उपयोग में नहीं लाते हैं, वो बनती एक जगह है और उपयोग में दूसरी जगह लाई जाती हैं। बल्कि जो सेवाएं होती हैं वो जहां उत्पादन होता है उनका वहीं पर ही उसको आपको लेना पड़ता है, कंज्यूम करना पड़ता है, ठीक है। तो वस्तुएं जिनका एक भौतिक स्वरूप हो, कैसा स्वरूप हो? भौतिक, जिसको कि आप छू के देख सको, ठीक है ना। भौतिक स्वरूप है, जिनको आप स्पर्श कर सको और देख सकते हो, वो इस वर्ग में आती हैं। किस वर्ग में? मूर्त वस्तुएं, ठीक है ना। अधिकतर वस्तुएं चाहे वो उपभोक्ता वस्तुएं हों, औद्योगिक वस्तुएं हों, टिकाऊ हों, गैर टिकाऊ हों, इसी वर्ग में सम्मिलित होती हैं। इसलिए किराने की वस्तुएं हो गई, कारें हो गई, कच्चा माल, मशीनरी, ये सारी की सारी जो वस्तुएं हैं वो मूर्त वस्तुओं के वर्ग में रखी जाती है, ठीक है ना। इसके उदाहरण मैंने आपको दे भी रखे हैं, जैसे फ्रिज हो गया, दूध हो गया, ये सब क्या है? मूर्त वस्तुएं। और जो दूसरी प्रकार के उत्पाद होते हैं अमूर्त उत्पाद, उसमें सेवाएं आती हैं। तो अमूर्त जो वस्तुएं हैं या सेवाएं हैं, अमूर्त वस्तुएं उपभोक्ताओं अथवा संगठनात्मक क्रेताओं को प्रदान की जाने वाली सेवाएं हैं। सेवाएं विशिष्ट रूप से वे अमूर्त क्रियाएं होती हैं जो आवश्यकताओं को संतुष्टि प्रदान करती हैं। जैसे आप इसमें एक छोटा सा चित्र देख पा रहे हैं, ये एक हवाई जहाज के अंदर का चित्र है, ठीक है ना। तो आप जैसे एक हवाई सेवा है, तो हवाई सेवा में आप क्या करते हैं? हवाई सेवा में आप कोई हवाई जहाज तो खरीद नहीं लेते हैं, आप हवाई जहाज की एक सेवा का उपयोग करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए, ठीक है। तो क्या है इसमें? आपको एक सेवा प्रदान की जा रही है, ठीक है। तो वो किस वर्ग में आएगी? अमूर्त वस्तुओं के वर्ग में आएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से मूर्त रूपता के आधार पर हम जो उत्पाद हैं उनको दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। एक है मूर्त वस्तुएं और अमूर्त वस्तुएं जो कि सेवाएं कहलाती हैं, ठीक है। इसके बाद आती है बात कि उत्पाद मिश्रण के घटक कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो किस ग्राहकों के लिए उत्पाद आवश्यकता की अनुकूलतम पूर्ति हेतु उत्पाद मिश्रण के नित्य तत्वों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। कौन कौन सी चीजें हैं जो कि बहुत जरूरी हैं, जो कि उत्पाद मिश्रण के एक घटक हैं। जो हमने पढ़ा ना, 4 पीज होते हैं, 4 पी होते हैं। तो पहला जो पी है, जो प्रोडक्ट है, उसके लिए कुछ चीजें बहुत आवश्यक है प्रोडक्ट के साथ, ठीक है ना। तो कौन कौन सी आवश्यक है? एक तो ब्रांडिंग, ठीक है ना, जिसमें आपने ब्रांड आप जानते होंगे, ब्रांड आपने यूज किया होंगे, नाइकी किया होगा, रीबॉक किया होगा, एलजी, सोनी, बहुत सारे ब्रांड हैं जिसका आपसे कभी ना कभी वास्ता पड़ा होगा, ठीक है ना। ऐसे ही दूसरी चीज जो जरूरी है वो है पैकेजिंग, और तीसरी चीज जो जरूरी आती है वो है लेबलिंग, ठीक है ना। एक एक करके हम इन तीनों की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ब्रांडिंग की। तो ब्रांडिंग में क्या होता है? ये एक उत्पाद के नाम, ठीक है ना, और चिन्ह आदि का प्रयोग करने की एक प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत आप नाम या चिन्ह का उपयोग करके अपने जो वस्तु है उसको दूसरों से अलग दिखाते हैं, ठीक है ना। आप दिखाते हैं कि आपकी जो वस्तु है वो सर्वश्रेष्ठ है, तो एक ब्रांड है उसका, ठीक है। ब्रांड किसी उत्पाद की क्या होती है? पहचान होती है। तो ब्रांड क्या है? किसी उत्पाद की पहचान है, ठीक है। ग्राहक क्या होगा? आपके ब्रांड के नाम से ही आपको पहचान लेगा, ठीक है। तो उत्पाद का जो वो भाग जो पुकारा जाता है वो ब्रांड कहलाता है, ठीक है ना। जैसे नाइकी है, रीबॉक है, हम बोल रहे हैं ना रीबॉक, तो रीबॉक क्या है? एक ब्रांड है, हम इसको बोल रहे हैं, पुकार रहे हैं, ठीक है ना। तो ब्रांड का नाम जैसे डिटॉल, डालडा आप जानते होंगे, वनस्पति घी का एक ब्रांड है, ठीक है। तो
ये सब क्या है, डिटॉल एक साबुन का ब्रांड है, एंटीसेप्टिक लोशन का ब्रांड है, ठीक है। तो ब्रांड का भाग जो आप बोलते नहीं हैं, जो बोलते हैं वो तो हो गया ब्रांड। जो ब्रांड का भाग जो बोला नहीं जा सकता बल्कि समझा जाता है, समझा कैसे जाता है, उसको देख के आप समझ जाते हैं, ठीक है, क्या कहना चाह रहा है। जैसे अगर किसी कपड़े में आप 3 पट्टियां लगी हुई देखते हैं तो आप समझ जाते हैं किस कंपनी का होगा, ये एडिडास का होगा, ठीक है ना। आप समझ जाते हैं कि ये जो 3 पट्टी वाला है, 3 धारी वाली जिसमें 3 धारियां हैं, वो किस कंपनी की पहचान है, वो एडिडास की पहचान है। तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ब्रांड मार्क, जिसको कि आप देख के पहचान ले रहे हैं, ठीक है ना। जैसे ये किसका साइन है, बिल्कुल आप कई सारे आप में से दोस्त समझ गए होंगे, ये नाइकी का चिन्ह है, ठीक है ना। नाइकी कैपेरल ब्रांड है, जिसके कपड़े आते हैं स्पोर्ट्स के, जिसके शूज़ आते हैं, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स ब्रांड है नाइकी। ऐसे ही ये दूसरा क्या है, इसका ये जो खजूर का पेड़ है, इसको देख के लोग समझ जाते हैं कि ये डालडा का निशान है। किसका निशान है, डालडा, ठीक है ना। ये एक वनस्पति घी का ब्रांड है। तो एक ब्रांड जो उन व्यक्तियों को से कानूनी सुरक्षा प्राप्त किए हुए है जो ब्रांड का गलत उपयोग करते हैं, वो ट्रेडमार्क कहलाता है। जैसे अभी आपने ब्रांड मार्क की बात की थी, वो ब्रांड का वो भाग था जो कि देखकर ही समझ जाते हैं आदमी जिसको। तो अगर ब्रांड को अपने ऐसे लोगों से सुरक्षा लेनी है जो कि नकली माल बेचते हैं, ठीक है ना, जो ब्रांड का गलत उपयोग कर सकते हैं, तो वो कहलाता है ट्रेडमार्क, ठीक है ना। कभी आपने कई बार सिंबल के ऊपर टीएम लिखा हुआ देखा होगा, ठीक है ना। टीएम का मतलब होता है ट्रेडमार्क। तो जैसे एलजी एक ट्रेडमार्क है, एलजी जो है एलजी कंपनी का ट्रेडमार्क है, इसको कोई दूसरा उपयोग में नहीं ला सकता, ठीक है ना। अगर दूसरा उपयोग में लाएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है। तो ग्राहक क्या करता है, ग्राहक उत्पाद की मांग उसके नाम से करता है। उदाहरण के लिए आप कहते हैं, जब दुकान पे जाते हैं कि भाई एक लक्स दे दीजिए, क्या दे दीजिए, लक्स दीजिए, तो वो समझ जाएगा कि आपको साबुन चाहिए, ठीक है ना। हो सकता है उसके पास अगर लक्स नहीं होगा तो आपको कह देगा कि मेरे पास लक्स नहीं है, मेरे पास डेटॉल है, तो हो सकता है आप ले लें। या फिर अगर आप दुकान पे जाएं, आपको कोल्ड ड्रिंक पीनी, तो आप बोल सकते हैं कोक दे दीजिए, क्या दे दीजिए, कोक। आप कोल्ड ड्रिंक ना कह के कोक कहते हैं। उसके पास हो सकता है कोक ना हो, पेप्सी हो, तो आप पेप्सी को आपको पेप्सी दे सकता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो एक ब्रांड नेम है वो उत्पाद को अलग दिखाता है, दूसरे उत्पाद से अलग करके दिखा देता है, ठीक है ना। ग्राहक, ठीक है ना। तो ये उत्पाद को अलग करके दिखाने में सहायता करता है। ब्रांडिंग से कंपनियों को अलग अलग उत्पाद के मूल्य निर्धारण में सहायता मिलती है। तो ऐसे ब्रांड जो कि हाथों हाथ लिए जा रहे हैं, जिनका की बहुत डिमांड है, उनका कोई कितना भी मूल्य आप रख सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है ना। तो ग्राहक उस उत्पाद का मूल्य देने के लिए तैयार रहता है, ऐसा प्रोडक्ट जो कि उसकी नज़रों में ज़्यादा वैल्यू रखता है, ठीक है ना, ज़्यादा गुणवत्ता वाला उसको महसूस होता है। उसका आपका ब्रांड का नाम देख के ही वो ज़्यादा पैसे देने को तैयार हो जाता है। तो जो कंपनियां ब्रांड नाम का उपयोग करती हैं वे उचित मूल्य पर अपना नया उत्पाद बेच लेती हैं। अगर जैसे कोक है, कोक अगर कोई भी नई कोल्ड ड्रिंक बाजार में लाता है तो लोग उसके लिए मन मांगी कीमत देने को भी तैयार हो जाते हैं। एटलीस्ट जो बाजार में कीमत चल रही है उस पर तो ले ही लेते हैं, ठीक है ना। तो आराम से वो नया उत्पाद बेच लेती है, ठीक है ना। ऐसी कंपनियां जो होती हैं, जैसे ये जो अब पेप्सी है या कोक है, ये लोग अब अपनी फ्रूट जूसेस भी ला रहे हैं मार्केट में, जो कि आराम से बिक रही हैं। क्योंकि इनका नाम है, पहले से इनका एक ब्रांड नेम है, ठीक है। अब दूसरी बात आती है पैकेजिंग की। अगला उत्पाद मिश्र क्या है, पैकेजिंग। पैकेजिंग क्या है, ये डिज़ाइनिंग करने का एक काम है और उचित डिज़ाइनिंग करने का एक कार्य है। एवं उचित कंटेनर बनाना, उत्पाद के लिए रैपर बनाना पैकेजिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। डिज़ाइनिंग का ही एक काम होता है। और डिज़ाइनिंग में क्या है, आपको देखना होता है कि जब आप माल को बेचने के लिए बाजार में ले जा रहे हैं तो उसको आप किस प्रकार से पैक करके ले जाएंगे, कैसे पैकेट में रखेंगे, उसको टिन के डिब्बे में रखेंगे, उसको पॉलीप्रोपिलीन में रखेंगे, ठीक है ना, या फिर पॉलीथीन वाली जो पैकेट है उसमें रखेंगे। किस प्रकार से आपको रखना है वो आपको डिसाइड करना होता है, ठीक है ना। पैकेजिंग के 3 स्तर होते हैं, ठीक है ना। और पैकेजिंग का काम क्या होता है, एक तो सबसे बड़ी बात होती है उत्पाद को नुकसान से बचाना, ठीक है। उत्पाद की पहचान में भी सहायता करना, उत्पाद को उसकी पहचान हो जाती है, अगर वो पैकिंग देख के लोग पहचान जाते हैं कई बार। उत्पाद के हस्तांतरण में, उत्पाद एक जगह से दूसरी जगह में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाता है तो उसमें भी सुविधाजनक होता है। साथ साथ अच्छी पैकेजिंग हो, एट्रैक्टिव पैकेजिंग रखते हैं आप तो आपकी बिक्री में भी वृद्धि
होती है। कई बार आप कई सारे सामान ऐसे ले लेते हैं जो कि अच्छी पैकिंग आप जिनकी देखते हैं तो आराम से आकर्षित होकर उस सामान को ले लेते हैं। पैकेजिंग के 3 स्तर होते हैं। सबसे पहला होता है प्राथमिक पैकेज। तो प्राथमिक पैकेज क्या होता है? उत्पाद की तुरंत पैकिंग को प्राथमिक पैकेज कहते हैं। जो पैकिंग आप उसकी शुरू में डालते हैं वो पैकिंग कहलाती है प्राथमिक पैकेज। जैसे ये दूध है, दूध का पैकेट है, तो जो पैकेट जो आपने लगाया है ये इसकी प्राथमिक पैकेजिंग हो गई। दूसरी पैकेजिंग होती है जो कि जो प्राथमिक पैकेज आपने लगा दिया है उस वस्तु की सुरक्षा के लिए आप उसको किसी अन्य पैकेज में रखते हैं तो उसको द्वितीयक पैकेज कहते हैं। जैसे अभी मैंने आपको दूध का एक थैली दिखाई थी, वो दूध की थैली आपने देखा होगा सुबह आपके घर के आसपास इन क्रेट्स में आती है। तो ये क्रेट्स क्या हो गई? ये द्वितीयक पैकेज हो गई, ठीक है ना, ये सेकेंडरी पैकेजिंग हो गई। ये क्या करती है? ये उन जो पैकेट्स हैं उनकी सुरक्षा करती है। जब आप उसको ट्रांसपोर्ट में एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, उसके फटने का डर रहता है, दूध की थैलियाँ फट सकती हैं, तो उसको आप इन क्रेट्स के अंदर रख देते हैं लाइन लगा के। आपने देखा होगा सुबह इन क्रेट्स में वो दूध की थैलियाँ रखी आपको मिलती है। तीसरी जो है वो कहलाती है पैकेज परिवहन पैकेज। तो माल को एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित पहुंचाने के लिए आपको जो वाहन है, जिस चीज़ से आप उसको ले जा रहे हैं, उस पर एक परिवहन पैकेज आवश्यक होता है। जैसे वर्षा से बचाने के लिए ट्रक के ऊपर आपने देखा होगा ऊपर से वो लोग एक तिरपाल डाल देते हैं, ठीक है ना, या प्लास्टिक उड़ा देते हैं ताकि माल खराब ना हो। तो जैसे भी मैं अमूल का ही उदाहरण ले रहा हूँ, दूध का उदाहरण ले रहा हूँ, तो दूध को एक जगह से दूसरी जगह, एक शहर से दूसरी जगह ले जाने के लिए ये इस प्रकार के एयर कंडीशन वैन का उपयोग किया जाता है। ये परिवहन पैकेज में आएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको इन उदाहरणों से समझ में आया होगा। तो ये बात हो गई पैकेजिंग की। सबसे लास्ट बात आती है लेबलिंग की। तो जो पैकेट के ऊपर या किसी डिब्बे के ऊपर आपने जो एक लेबल लगे हुए देखे होंगे, यहाँ उसकी बात हो रही है, ठीक है ना। तो उत्पाद के ऊपर के कवर के रूप में लेबल एक भाग है जो उसके स्वभाव, उसके अंदर क्या चीज़ है, कंटेंट्स, उसका स्वामित्व किसका है, किसने बनाया है, समाप्ति मतलब एक्सपायरी की डेट क्या है, निर्माण की तिथि क्या है, ये सारी चीज़ें प्रदर्शित की जाती है, ठीक है ना। तो उत्पाद के ऊपर कवर के रूप में एक चीज़ है, ठीक है ना, जो कि इसका स्वभाव बताती है, उसके कंटेंट्स क्या है। जैसे मैंने एक उदाहरण दे रखा है, ये ईयरबड्स का एक पैकेट मेरे पास था, तो उसके जो वो डिब्बा था उसके ऊपर इस प्रकार की लेबलिंग चिपकी हुई थी। इस पर ट्यूलिप लिखा हुआ था ब्रांड, और यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन दे रखी थी इसी लेबल पर कि कितनी क्वांटिटी इसमें 100 ईयरबड्स थी। ये 45 रुपये का था। इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है वो कैप पर लगी होगी, यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ इसका कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, कंपनी जिसने बनाई है, जो कंपनी जिसने बनाई है उसका ईमेल दे रखा है, उसकी वेबसाइट दे रखी है, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें यहाँ पर सारी जानकारी दी जाती है। ये जानकारी दे रखी है प्रोडक्ट के बारे में, दूसरी किस प्रकार से कॉटन का बना हुआ है, ठीक है ना, तो ये सारी जो जानकारी है ये लेबल के ऊपर उपलब्ध होती है। तो लेबल से क्या फ़ायदा होता है? लेबल से उत्पाद की पहचान करने में मदद मिलती है, साथ साथ उत्पाद का श्रेणीयन करने में, उत्पाद की ग्रेडिंग करने में भी ये सहायता करता है। उत्पाद के संबंध में इसमें पूरी सूचना दी जाती है। रंगीन और सुंदर लेबलिंग से ग्राहक आकर्षित होते हैं, ठीक है ना। एक बहुत बड़ी बात है, अगर आपकी पैकेजिंग अच्छी है, आपने अच्छा लेबल लगा रखा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक आपके सामान को खरीदना चाहते हैं, ठीक है। अब जो अगली बात आती है, अभी हमने प्रोडक्ट की बात करी, पहले पी की बात करी जो कि है प्रोडक्ट, ठीक है ना। प्रोडक्ट के बाद अब हम पहुंचते हैं प्राइस पर, यानी कि मूल्य पर। तो मूल्य निर्धारण और मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, ठीक है ना। जैसे कि हमने पहले बताया है कि मूल्य क्या होता है। मूल्य से अभिप्राय है ग्राहक, ठीक है ना, ग्राहक द्वारा वस्तु या सेवा के उपयोग द्वारा जो लाभ प्राप्त हो रहे हैं उसके बदले में चुकाई गई जो कीमत है, धनराशि है, वो मूल्य कहलाती है। सरल शब्दों में ये वस्तुओं और सेवाओं का मुद्रा के रूप में विनिमय मूल्य है। कैसा मूल्य है? विनिमय को बोलते हैं एक्सचेंज को, ठीक है ना। आप वस्तु दुकानदार से लेते हैं और दुकानदार को उसके बदले में पैसे देते हैं, ठीक है ना। तो क्या कर रहे हैं आप? एक्सचेंज कर रहे हैं, अदला बदली कर रहे हैं पैसे के साथ वस्तु की। तो जो मूल्य निर्धारण होता है, मूल्य को किस प्रकार से फिक्स करना है, वो विपणन मिश्र का एक बहुत महत्वपूर्ण घटक होता है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी रहती है जो लोग जो उसका प्राइस फिक्स करते हैं, प्राइस निकालते हैं, उसका मूल्य निर्धारण करते हैं, उनके सर पे एक जिम्मेदारी रहती है। अगर वो ठीक ढंग से उसकी प्राइसिंग नहीं करेंगे तो कई बार प्रोडक्ट फेल हो जाते हैं, ठीक है ना। अगर सही प्राइसिंग नहीं होती है तो प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चल पाते हैं। बाजार में उत्पाद की सफलता में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
यदि उत्पाद का आवश्यकता से अधिक मूल्य आपने निर्धारित कर दिया है तो विक्रय की मात्रा पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। दूसरी ओर यदि वस्तु का मूल्य बहुत कम होगा तो संगठन के लाभ पर इसका विपरीत प्रभाव दिखाई देगा। तो कुल मिला के आपको वस्तु का मूल्य ना तो बहुत ज़्यादा कर देना है और ना ही बहुत कम कर देना है। बहुत कम कर देंगे तो वस्तु जो आपका लाभार्जन है, जो प्रॉफिट है आपका, वो घट जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा कर देंगे तो जो विक्रय की मात्रा है, आपकी जो माल है वही बिकना कम हो जाएगा। ठीक है ना। तो दोनों तरफ से दो धारी तलवार है, उसमें आपको निश्चित करना होता है। तो जो मुख्य कारक होते हैं जो कि मूल्य निर्धारण को प्रभावित करते हैं वो होते हैं लागत, मांग। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लागत की बात करें तो लागत और वितरण के व्यय को अर्जित किए बिना किसी भी व्यवसाय के लिए अधिक समय तक चलते रहना संभव नहीं है। तो अधिकतर जो आप मूल्य तय करते हैं वहाँ पर जो आप लागत होती है, लागत में लाभ जोड़ लेते हैं। लागत में लाभ जोड़ के आप वस्तु का मूल्य तय करते हैं। लागत तो है कि आपने कितना पैसा, जैसे मान लीजिए एक हम साबुन बना रहे हैं और एक साबुन को बनाने में मेरे 10 रुपए की कीमत आ रही है। ठीक है ना। और मुझे हर एक साबुन की बिक्री पे कम से कम 3 रुपए का फायदा, 3 रुपए का लाभ चाहिए। तो मैं इसका मूल्य कितना रखूंगा, 13 रुपए से ज़्यादा ही रखूंगा, 13 रुपए से कम नहीं रखूंगा। ठीक है। मैंने अपना इसमें लाभ जोड़ के निकाल लिया। ठीक है ना। तो अधिकतर उत्पादों का जो फुटकर मूल्य होता है उनकी लागत में लाभ का पर्याप्त अंश जोड़कर तय किया जाता है। दूसरी बात आती है मांग की। तो वस्तु की मांग भी उत्पाद के मूल्य को प्रभावित करती है। यदि वस्तु की मांग जो है वो सप्लाई से ज़्यादा है, जितना आप मार्केट में भेज रहे हैं उससे ज़्यादा की डिमांड लोग कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो वस्तु की मांग है वो बढ़ जाएगी। ठीक है ना। हमने अर्थशास्त्र में पढ़ा था मांग के नियम में। ठीक है ना। तो वो वही चीज़ है यहाँ पर। ठीक है ना। तो आप अगर आपकी वस्तु की मांग ज़्यादा है तो आप अपनी वस्तु का मूल्य ज़्यादा रख सकते हैं। अगली बात आती है प्रतियोगिता की। प्रतियोगिता बोलते हैं कंपटीशन को। ठीक है ना। तो कंपटीशन में क्या है, अगर आप एक जैसा सामान बेच रहे हैं, कोई साबुन मैं भी बेच रहा हूँ, साबुन दूसरी कंपनी बेच रही है, मेरी कंपनी का ब्रांड है ए, दूसरी कंपनी का ब्रांड है बी, तो एक समान उत्पाद के लिए प्रतियोगी द्वारा, जो दूसरी कंपनी है उसके द्वारा लिए जाने वाला मूल्य भी उत्पाद के मूल्य निर्धारण में निर्णायक भूमिका निभाता है। अभी मैंने ऊपर बात की थी कि मैं 13 रुपए से कम में साबुन बेचूंगा ही नहीं। अगर जो दूसरी कंपनी बी है वो अपना साबुन केवल 12 रुपए में बेच रही है, मान लो, ठीक है ना, केवल 12 रुपए में बेच रही है, तो मैं कैसे 13 रुपए में बेच पाऊंगा। ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है, मेरे को भी 12 रुपए या 12 रुपए से कम में बेचना पड़ेगा। ठीक है ना। या अगर क्वालिटी बहुत अच्छी है तो हो सकता है मैं 12.5 13 में बेच ले जाऊं उसे। ठीक है ना। तब मुझे कुछ ना कुछ उसमें ढूंढना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इस डर से कि कहीं वर्तमान ग्राहक दूसरा उत्पाद ना खरीदने लगे, कोई भी जो मार्केटियर है वो प्रतियोगी से ऊंचा मूल्य रखने का जोखिम नहीं उठाता है। कोई भी ये जोखिम नहीं उठाएगा कि अगर मैंने 13 रख दिया तो हो सकता है मेरे कुछ ग्राहक टूट के दूसरे के पास जाने लगे। तो ये जो इस प्रकार की जो प्रतियोगिता हो जाती है उसको मूल्य प्रतिस्पर्धा बोलते हैं। ठीक है ना। और जो कि दोनों के लिए अच्छी नहीं है। ठीक है ना। इससे क्या होता है, इससे ये मूल्य प्रतिस्पर्धा के रूप में आपको एक ऐसी समस्या का सामना करना पड़ेगा। ठीक है ना, जिससे कि दोनों का ही नुकसान होगा। ठीक है ना। अगर आप प्राइस कंपटीशन में पड़ जाते हो तो कोई फायदा नहीं होता है। अगली चीज जो प्रभावित करती है मूल्य को वो होती है विपणन का उद्देश्य। ठीक है ना। अगर आपकी मार्केटिंग इस प्रकार की है कि आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा बाजार पे कब्जा करना चाहते हो और बाजार में टिके, या तो आप चाहते हो कि आप बाजार में ज़्यादा से ज़्यादा बाजार में कब्जा कर लो, या फिर दूसरा उद्देश्य आपका ये हो सकता है कि आप जो हो अधिकतम बाजार में आपको टिके रहना है। ठीक है ना। तो मूल्य निर्धारण आपको इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर करना होगा कि आपका उद्देश्य क्या है। यदि फर्म का उद्देश्य है अधिकतम विक्रय अथवा बाजार के बड़े अंश पर कब्जा करना, तो उसे उत्पाद का मूल्य क्या रखना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा। अपने उत्पाद का मूल्य आप कम रखिए, आपका माल ज़्यादा लोग खरीदेंगे और आप ज़्यादा बड़े भाग पर कब्जा कर लोगे। ठीक है ना। सही है।
और सबसे लास्ट में बात आती है सरकारी अधिनियम की, जो कि मैंने आपको खाली एक इंट्रोडक्शन में बताई थी। अगर कोई ऐसे कानून आ गए जो कि वस्तु की एक अपर लिमिट फिक्स कर दें कि आप इससे ऊपर नहीं बेच पाओगे, तो आपको ऑब्वियस सी बात है सरकार के आदेशों का पालन करना पड़ेगा और अपना जो मूल्य है वो उससे कम रखना पड़ेगा। जैसे अभी पिछले दिनों सरकार ने जो ये लोग अपनी सेवाएं दे रहे थे कोरोना के टेस्ट की, उसकी कीमत मान ली उसने 1000 रुपये तय कर दी सरकार ने। तो आप किसी भी कीमत पर किसी भी सूरत में 1000 रुपये से ज़्यादा कीमत उन कोरोना के टेस्ट की नहीं रख सकते, आपको उससे कम ही रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सरकार ने कानून बना दिया, सरकारी अधिनियम बना दिया। ठीक है, अब बात करेंगे मूल्य निर्धारण की पद्धतियों की। किस किस प्रकार की जो तरीके हैं आप यूज़ करते हैं मूल्य निर्धारण करने में। तो 4 प्रकार से आप मूल्य का निर्धारण कर सकते हैं: लागत आधारित मूल्य निर्धारण, प्रतियोगिता आधारित मूल्य निर्धारण, मांग आधारित मूल्य निर्धारण और उद्देश्य आधारित मूल्य निर्धारण। मैं अभी चीज़ें आपसे जो कारक हमने पढ़े उसमें कई चीज़ें आप ये पढ़ चुके हैं। अगर लागत आधारित मूल्य निर्धारण की बात करूं तो इस पद्धति के अंतर्गत उत्पाद के मूल्य का निर्धारण कैसे किया जाता है, उसकी लागत में अपेक्षित लाभ की राशि को जोड़कर किया जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था अभी, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक साबुन विशेष की लागत विपणनी को 8 रुपये पड़ती है। मुझे जो साबुन है उसकी कीमत ही 8 रुपये पड़ रही है, उसकी लागत में उसको बनाने का खर्चा 8 रुपये आ रहा है एक टिक्की का, और मुझे चाहिए 25% लाभ। ठीक है ना, तो 25% कितना हो गया 8 रुपये का। 8 रुपये मेरी लागत है और 8 रुपये का 25% मुझे लाभ चाहिए, तो 8 का 25% कितना हो जाएगा 8 गुणा, ठीक है, कितना हो जाएगा 8 गुणा 25/100, ठीक है ना, 25/100, ठीक है। इसे 4 गया, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 8 + 2 यानी कि 10। तो आपको कम से कम उसका जो कीमत है वो 10 रुपये रखनी पड़ेगी। तो आपको कितनी रखनी पड़ेगी, तो ये एक तरह से लागत आधारित मूल्य निर्धारण का हमने उदाहरण देखा। तो इस प्रकार मूल्य की गणना करते समय आपको जितनी भी लागतें हैं, चाहे वो स्थिर लागतें हों, ठीक है, 2 प्रकार की लागतें होती हैं जब आप आगे पढ़ेंगे। एक होती है स्थिर लागत और एक होती है परिवर्तनशील लागत, ठीक है ना। परिवर्तनशील लागत जो है वो जिस प्रकार से आप अगर कम उत्पादन हो रहा है तो अलग लागत होगी, वो परिवर्तनशील होगी। ज़्यादा उत्पादन हो रहा है तो अलग होगी, ठीक है ना। कुछ लागतें ऐसी होती हैं जो फिक्स्ड होती हैं, जैसे मशीन है, मशीन आपने ले ली, अब मशीन आप जितने चलाएंगे उतना ही चलेगी। या फिर आप मान लीजिए आपने जो किराया पे आपने जो अपना कंपाउंड है फैक्ट्री का वो किराए पे ले रखा है, तो उस फैक्ट्री में आप चाहे 100 पैकेट बनाएं, 200 बनाएं, 400 बनाएं, आपको किराया देना ही है। तो वो कैसी लागत हो गई, स्थिर लागत। और परिवर्तनशील लागत हो सकती है जैसे कि जो आप बिजली खर्च कर रहे हैं, जो बिजली आप खर्च कर रहे हैं, अगर आप कम वस्तुएं बना रहे हैं तो आपकी मशीनें कम चलेंगी तो आपका बिजली का बिल कम आएगा। तो आपकी जो परिवर्तनशील लागत है वो ऐसी लागत है जो कि परिवर्तित होती है, जो कि चेंज होती है। अगली बात आती है प्रतियोगिता आधारित मूल्य निर्धारण की। तो अभी मैंने बात की थी एक ऐसा बाजार जहां पर प्रतियोगिता अधिक हो और प्रतियोगी ब्रांडों के उत्पादों में गुणवत्ता के आधार पर भी अंतर कम हो। मतलब जो 2 प्रोडक्ट हैं, जो जैसे मैं साबुन की बात करूं तो दोनों साबुनों की जो क्वालिटी है उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं हो और कंपटीशन बहुत तगड़ा हो। 2 क्या 5-6 प्रोडक्ट बाजार में बिक रहे हो, बहुत ज़्यादा कंपटीशन, ठीक है। तो वहाँ वस्तु के मूल्य का निर्धारण प्रतियोगी द्वारा निर्धारित मूल्य के आसपास ही किया जाता है। तो ऐसी स्थिति जब होती है तो आप देखोगे एक जैसी फीचर्स वाले जो साबुन होते हैं उनकी टिक्कियों के जो रेट हैं वो लगभग एक जैसे ही होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि लोग जो है वो कंपटीशन के प्राइस देखकर ही अपना प्राइस सेट करते हैं, ठीक है ना। इसको यंग रेट प्राइसिंग कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस प्रकार के मूल्य निर्धारण में जो मार्केटर होता है वो बिना मांग या लागत की फिक्र किए हुए केवल अग्रणी उद्योगों द्वारा निर्धारित मूल्यों का, जो कंपटीटर हैं उनका जो मूल्य जो उन्होंने फिक्स किया है उसका ही अनुपालन करते हैं, उसका ही अनुसरण करते हैं। अगली बात आती है मांग आधारित मूल्य निर्धारण की। तो मांग, जैसे मैंने बताया कि अगर जो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जो मूल्य निर्धारण है वो वस्तु की मांग के आधार पर करते हैं। तो अगर मांग कम है, ठीक है ना, अगर मांग ज़्यादा है तो आप अपना प्राइस ज़्यादा रख सकते हैं, और कम है तो आपको, अगर मांग कम है तो आपको प्राइस भी कम रखना पड़ेगा। विपणन वस्तु की लागत और प्रतियोगी द्वारा निर्धारित मूल्य पर अधिक ध्यान न देकर वस्तु की मांग को ही केवल अपने उत्पाद के मूल्य निर्धारण का आधार बनाता है। इसमें आप ना तो कंप्यूटर पे ध्यान देते हैं और ना ही वस्तु की लागत पे ध्यान देते हैं। आप देखते हैं आपके प्रोडक्ट की मांग कितनी है, डिमांड कितनी है।
यदि मांग ज़्यादा है, अधिक है, तो वो उस स्थिति का लाभ उठाते हुए मूल्य भी ऊंचा कर देता है। अगर मांग ज़्यादा होगी तो रेट भी ज़्यादा होगा, मूल्य भी, प्राइस भी ज़्यादा होगी। यदि मांग कम होगी तो उत्पाद को वो सस्ते दाम पर बेच देता है, ठीक है ना। और साथ साथ कई बार ऐसी स्थिति भी आती है जबकि वो विभेदात्मक मूल्यों का निर्धारण करता है। विभेदात्मक कहते हैं कि एक ही सेवा के, एक ही प्रोडक्ट के आप अलग अलग आदमी से अलग अलग प्राइस लें, अलग अलग रेट लें, ठीक है ना। कैसे? जैसे आप पिक्चर हॉल में जाते हैं, पिक्चर हॉल में आप देखते हो तो पिक्चर ही हैं, लेकिन जो सीटें होती हैं, जो आगे की सीटें होती हैं उनका रेट कम होता है, जो पीछे की सीटें होती हैं उनका रेट ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो अलग अलग मूल्य का निर्धारण किया जाता है। तो ये कैसी मूल्य निर्धारण की पद्धति होती है? विभेदात्मक मूल्य का निर्धारण, ठीक है। इसके पश्चात जो लास्ट वाली जो टॉपिक बचा है वो है उद्देश्य आधारित मूल्य निर्धारण। तो उद्देश्य जो आपका ऑब्जेक्टिव है, तो मूल्य निर्धारण की ये पद्धति नए उत्पादों पर लागू होती है। कौन से उत्पादों पर लागू होती है? नए उत्पादों पर, ठीक है ना। नए उत्पादों पर लागू होती है। यदि किसी नए उत्पाद के प्रारंभिक चरण में, जब शुरुआत हो रही है, जब आपने मार्केट में, बाजार में अपना माल उतारा ही है, जिस समय प्रारंभिक चरण में संगठन पूरे बाजार पर कब्जा चाहता है तथा अपने प्रतियोगी को भी हतोत्साहित कर बाजार में आने से रोकना चाहता है, तो वो उत्पाद का मूल्य कम रखता है, ठीक है ना। शुरुआत है, आप चाहते हो कि कोई नया आदमी भी मार्केट में ना आए, तो आप क्या करोगे? आप भले ही आपकी लागत के हिसाब से आपको प्रॉफिट कम हो रहा हो, लेकिन फिर भी आप अपने उत्पाद का मूल्य कम रखोगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपका सामान खरीदें और आप बड़े हिस्से पर मार्केट के कब्जा कर लो। इसके उल्टा, अगर उत्पाद केवल उन्हीं ग्राहकों को बेचना है जो कि अधिक मूल्य चुकाने की स्थिति में हो, जो अमीर हों, ठीक है ना। हो सकता है ऐसे लोग जो कि साधन संपन्न हो, जिनके पास पैसा हो और जो समाज में अपने स्तर को बनाए रखने के लिए स्वेच्छा से मुंह मांगा मूल्य देने को तैयार हैं, तो ऐसी स्थिति में नए उत्पाद के प्रारंभिक चरण में ही उसे ऊंचे मूल्य पर बाजार में लाना चाहिए, ठीक है ना। दोनों एकदम कंडीशंस में अंतर है। जो पहली कंडीशन थी उसमें क्या था? उसमें आपको बाजार पे कब्जा करना था, तो आप जो है मूल्य कम करके ले जा रहे थे। यहाँ पर क्या है? यहाँ पे आपको बाजार के में कब्जा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका एक ब्रांड नेम है, इस्टेब्लिश्ड हो आप पहले से मार्केट में, तो आप जो सामान लेके नया आ रहे हो उसका प्रारंभिक चरण में ही आप उसे ऊंचे मूल्य पर बाजार में ला सकते हो, ठीक है। तो ये बात हमने आज पढ़ ली। पहले प्रोडक्ट हमने ख़त्म किया, पहला वाला पी खत्म किया, अब ये दूसरा वाला पी भी खत्म कर दिया है, ठीक है ना। पहला पी था प्रोडक्ट, दूसरा पी हमने पढ़ा है वो है प्राइस। अब हम तीसरा पी पढ़ेंगे अगली बार, प्लेस, ठीक है ना। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, 10th में हमने पढ़ा था वितरण के माध्यम पढ़े थे, ठीक है ना। वो चीज़ ये हम एक बार दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल है। ये जो व्हाट्सएप नंबर आप देख रहे हैं, इस पर आप मुझे शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से जो भी आपको कुछ पूछना होगा, मैं आपके उन सवालों का जवाब दूंगा। ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, इस पर भी आप हमें मैसेज के द्वारा बात कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और एक बार आपसे अनुरोध फिर रहेगा कि आप लोग ऐसे अपने जानने वाले ऐसे लोग जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हो, उनके साथ हमारे वीडियोस को और हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।